हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इस समय तो मेंस की डेट भी आ गई है, तो और आप बढ़िया तरीके से लगे होंगे। धीरे धीरे हम आपका जो है मैथ के जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको भी लगातार जो है करवा रहे हैं। तो आप चीज़ों को देख रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। इस समय आपको पता है कि मैं इक्वेशन एंड फैक्टर, समीकरण एवं गुणनखंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं करवा रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है, थ्योरी करवाया है, अभी भी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। क्लियर? तो आज आपको जो देखना है, कल मैंने आपको ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं और आपके सामने डिटेल जो है दे देता हूँ। ठीक है, तो आइए, बहुपद के शून्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के चरों का वह संख्यात्मक मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, वह मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। क्लियर है? किसी भी बहुपद के चरों के वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दें, क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए x-5 दोस्तों लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x-5 जो है लिखा हुआ है। x-5 जो है लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? x-5 लिखा हुआ है, x-5 लिखा हुआ है। ये px इक्वल टू x-5 है। अब मैं बोल दूं इसके शून्यक बताइए, तो आपका मतलब सीधे सीधे यही होगा कि सर x की वैल्यू जो px को 0 कर दे। तो आप कहोगे कि सर px तो यहाँ पे px की जगह, x की जगह क्या रख दो? 5 रख दो। x की जगह 5 रखोगे सर, तो 5 माइनस 5 और 5 क्या हो गए? 0 हो गए। तो p5 में क्या हो रहा है? ये 0 हो रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो x-5 का जो जीरोज होगा वो क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि मैं x की वैल्यू जब 5 रख रहा हूं तभी ये 0 दे रहा है। क्लियर है? तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है? px इक्वल टू x-5 है और आपको जीरोज फाइंड करना है, तो x-5 इक्वल टू 0 करो, तो x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज और समझना है। मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे के रखा है। क्या दे के रखा है दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे के रखा है। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे के रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है जिसकी पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सपोज करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके सामने दे के रखा है ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जी। ये इक्वेशन हो जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax² प्लस bx प्लस c इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ रही होगी। ax² प्लस bx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात बता दूं, किसी भी पॉलिनोमियल्स की जितनी घात होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही उसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। क्लियर है? यदि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके कितने जीरोज निकलते? 3 जीरोज निकलते। यदि फोर्थ पावर वाले क्या होते? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, तो वहां पे कितने जीरोज निकलते? वहां पे जो जीरोज निकलते वहां पे 4 निकलते। क्लियर है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि पावर 2 है। यदि पावर 2 है तो यहाँ पे कितने जीरोज निकलेंगे? 2 जीरोज निकलेंगे। 2 जीरोज निकलेंगे तो यहाँ पे क्या निकला है? शून्यकों का योगफल, जीरोज का सम ऑफ द जीरोज यदि आप निकालोगे, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ द जीरोज जो होता है वो क्या होता है? आप देख लो, सम ऑफ द जीरोज जो होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि b माइनस अपने से लेना है b, और x² का कोफिशिएंट अपान में a, माइनस b अपान में a जो होता है वो
सम ऑफ दी जीरोज होता है। जो भी दो जीरोज निकलेंगे उनको आपस में जोड़ोगे तो एक किसके बराबर होंगे, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होंगे। बी एक माइनस अपने आप लगा, ये बी आया और यहाँ पे ए है तो ए लिख दिया। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यदि आप इसके दो जीरोज निकलेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सी अपॉन में ए आएगा, ये होगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें याद रखना, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं कि एक जीरोज अल्फा होगा, दूसरा जीरोज बीटा होगा और दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए आएगा। क्लियर है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलता हूं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिस रैखिक समीकरण में एक चर होता है उसे एक चरी रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चर क्या है, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 3y, क्लियर है, इक्वल टू मान लो 0 है। तो यहाँ पे कितने चर हुई, ये तो आपको पता है कांस्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये अचर हुआ, ये भी क्या हुआ, अचर हुआ। क्लियर। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो x और y जो दे के रखा है, x और y जो दे के रखा है, इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं, चर, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएबल। तो बताइए यहाँ पे एक चर क्या है, x है, और दूसरा चर क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पे कितने चर हुए, यहाँ पे 2 चर हुए। तो ये दो चरी रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चरी रैखिक समीकरण है। मान लीजिए सपोज करिए एक इक्वेशन लिखा है ax प्लस by प्लस cz। क्लियर है, इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन दे के रखा है, ये पॉलिनोमियल ही बात कर लें। तो यहाँ पे एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, तीसरा चर z हो गया। क्लियर है। तो ये तीन चरी रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, सॉरी पॉलिनोमियल है, तीन चरी पॉलिनोमियल है। क्लियर है। और a b c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है। क्लियर। तो जिस रैखिक समीकरण में एक चर होता है उसे चरी रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल क्या है, चर x है, x बस है ना, इसलिए एक चरी रैखिक समीकरण है। और रैखिक का मतलब पता ही है, रैखिक का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो पावर भी 1 है और साथ में एक चर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक चरी रैखिक समीकरण। जिसकी घात 1 हो और केवल एक चर हो उसे बोलते हैं एक चरी रैखिक समीकरण। एक चरी रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसकी पावर 1 हो, साथ में एक चर हो, एक वेरिएबल हो, उसको बोलते हैं एक चरी रैखिक समीकरण, या इसी को बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चरी रैखिक समीकरण को मान लो सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन दे के रखा है। तो 4x दिया है, दिया क्या है दोस्तों, दिया है आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो 4x इक्वल टू 16 माइनस 16 है, उधर जाएगा तो प्लस का 16 होगा। तो x इक्वल टू 16 और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ऑलवेज चेंज इन अ डिवाइड, तो ये 4 नीचे चला जाएगा तो 4 चौको 16। क्लियर। तो x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का यदि एक चरी रैखिक समीकरण आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी द्विचरी रैखिक समीकरण आएंगे, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएंगे, सारी चीजें मैं आपको A to Z जो है क्लियर करवाऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर। चलिए आइए देखिए, 7x प्लस 21 इक्वल टू 14, ये भी एक चरी रैखिक समीकरण है। क्यों, एक चरी है, क्योंकि x बस है और पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसलिए एक चरी रैखिक समीकरण। इसको सॉल्व करना है। तो दिया क्या है, जो दिया है पहले सबसे पहले उसको लिखना होता है, दिया है। क्लियर है। दिया है, लिखो 7x प्लस 21 इक्वल टू 14। क्लियर है दोस्तों। तो 7x इक्वल टू 14, 21 को इधर भेज दो तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 21 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। और x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन में 7, इसको यदि कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है।
तो एक चरी रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीख लिया। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से एक चरी रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे भी क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, 5x - 20 = 35, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। दिया है, लिखो, दिया है 5x - 20 = 35। क्लियर? तो 5x = 35, 20 को उधर भेजो तो -20 है तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 5x = 30 20 50 5 55, कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा। तो x = 55/5 कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो x = क्या आ गया, 11 आ गया। x = 11 आ गया। क्लियर? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस एमपीपीएससी नहीं पूछता है, जहां से क्वेश्चंस टफ पूछेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप आसानी से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे यदि आप सीख रहे होंगे, बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। क्लियर? और मैं बार बार बोलता हूं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी एक बार कर लेना है और वापस एक बार वीडियो को 2x की स्पीड से देखना है, ज़्यादा वीडियो को नहीं देखना, 1-2 बार देख लेना है और सीधे आपको एग्जाम में जाना है और करना है, आप कर लेंगे। क्लियर है? ज़्यादा टफ आता नहीं है। चलिए आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर जिसमें दो चर, युग्म का मतलब होता है जो जोड़े में होते हैं, जो पेयर में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। क्लियर? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे और वो जोड़े में आएंगे, युग्म में आएंगे, ठीक है, पेयर में आएंगे। क्लियर? इसलिए इस प्रकार के समीकरण को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या कहलाते हैं? ऐसे समीकरण जो दो चरी होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल होते हैं और साथ ही साथ युग्म में आते हैं, जोड़े में आते हैं, पेयर में आते हैं, उनको बोलते हैं दो चरी रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मूल रूप क्या है, ये आपके सामने दे के रखा है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ, आपने 10th में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है आपने। क्लियर है? कौन कौन सी मेथड होती थी? 3 मेथड होती थी। एक तो विलोपन विधि हुआ करती थी, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे, जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। क्लियर है? और एक कौन सी मेथड हुआ करती थी? वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे तीनों मेथड आपको नहीं सीखना है, एक या दो मेथड आपको क्या सीख लेना है, एक तो विलोपन सीख लेना, प्रतिस्थापन सीख लेना। वैसे यहाँ पे आएगा नहीं कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन से सॉल्व करिए, प्रतिस्थापन से सॉल्व करिए, ये कभी नहीं बोलेगा आपको। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चरी रैखिक समीकरण दे देगा और कह देगा आप इसको सॉल्व करिए, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ ले थ्योरेटिकल पार्ट में पूछ ले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये कितने प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्लियर? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? ऐसे समीकरणों का जोड़ा जिसमें कितने वेरिएबल होते हैं? दो चर होते हैं, यानी कि दो वेरिएबल होते हैं, उसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसको कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, कितनी विधियां हैं, कितने मेथड हैं सॉल्व करने की, तो आप बता सकते हो कि इसकी बेसिकली 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो है विलोपन विधि, जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है प्रतिस्थापन, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और तीसरा वज्र गुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये इसको मतलब कि मैं कहूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की विधियां हैं। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसमें 2-3 बातें और पूछ लेता है। जैसे मान लो दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया, एक इक्वेशन ये दे दिया और दूसरा इक्वेशन ये दे दिया, दूसरा दे दिया, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या है? a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे 3 बातें याद रखना होता है। इस इक्वेशन के कितने हल हो सकते हैं, किसी भी दो इक्वेशन के कितने हल हो सकते हैं, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। एक मान लो यदि आप a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालो इक्वल टू b1
अपॉन में B2 का रेशियो निकालो, इक्वल टू C1 अपॉन में C2 का रेशियो निकालो। ये सभी रेशियो दोस्तों यदि आपस में बराबर हो जाए, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, सारे रेशियो यदि आपस में बराबर हो गए, सारे रेशियो बराबर हो गए, तो इसके कितने हल होते हैं? अनंततः अनेक हल होते हैं। इसके कितने हल हो गए? इसके अनंततः 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 अनेक हल होंगे, हल होंगे। कब दोस्तों? जब इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दे के रखा हो और A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 सभी आपस में बराबर हों, सभी के रेशियो, सभी के अनुपात आपस में बराबर हों, तो इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। अब मान लो सपोज करिए A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। दो तो बराबर हैं दोस्तों, और तीसरा आपस में बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कोई भी हल नहीं होते हैं, कोई भी हल नहीं होते, नहीं होते होते इन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर? और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन कह सकते हो, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है दोस्तों? अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2, मतलब कोई भी आपस में बराबर ना हो। A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ऐसे केस में, इस केस में केवल और केवल एक हल होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जो दुनिया में एक हो। जैसे सन क्या है? एक ही है, इसलिए अद्वितीय है, यूनिक है। चंद्रमा क्या है? एक है, इसलिए क्या है? यूनिक है। तो इसका केवल और केवल ऐसे कंडीशन में एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल भी आता है, अद्वितीय हल, या इसी को इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप कि आपको ये बातें जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये चीजें आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ ले तो आप बता देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के थ्रू, चीजों को और हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए समीकरण युग्म के हल मैं पहले ही बता दिया हूं, यही चीजें हैं। A1 अपन में A2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल B1 अपन में B2 हो तो सभी समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ऐसे समीकरण युग्म के संगत युग्म कहते हैं। ऐसे जिसके अद्वितीय हल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संगत युग्म कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। फिर A1 अपन में A2 इक्वल टू B1 अपन में B2 इक्वल टू C1 अपन में C2, सभी रेशियो आपस में बराबर होते हैं, तो इसके कितने हल होते हैं? अनंततः अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे समीकरण संगत एवं आश्रित, इनको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर? और यदि A1 अपन में A2 इक्वल टू B1 अपन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन में C2 हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होते हैं, अर्थात समीकरण युग्म असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बातें जो है समझ में आ गई होंगी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। चलिए आइए, समीकरण युग्म को हल करने की विधियां पहले ही बता चुका हूं। समीकरण युग्म को हल करने की निम्नलिखित तीन विधियां हैं, निम्नलिखित तीन विधियां हैं। ठीक है, निम्नलिखित तीन विधियां हैं। एक तो विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी वज्रगुणन विधि। एक और है ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, एक चौथा है ग्राफिकल मेथड, जो यहां पे नहीं लिखा, ग्राफिकल मेथड, हिंदी में शायद इसको आलेख विधि बोलते हैं, आलेख विधि। क्लियर? ग्राफ बना करके इनको सॉल्व करते हैं। तो चार विधियां, यहाँ पे तीन नहीं कह सकते, चार कह सकते हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे चार ही पता है। चार विधियां हैं। तो समीकरण युग्म को हल करने की
विधियां समीकरण युग्म को हल करने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, और चौथी है ग्राफिकल मेथड यानी कि आलेख विधि, आलेखीय विधि। क्लियर है? तो 4 विधियां हैं। मैं यहाँ पे जो है आपके सामने डिस्कस करूंगा, बेसिकली 2 मेथड को डिस्कस करूंगा, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कि आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करिए। ये आएगा यदि 2 पेयर दे दिए, इक्वेशन के 2 पेयर दे दिए, या मतलब एक ही पेयर में एक इक्वेशन को दे दिया, 2 इक्वेशन मतलब पेयर बना के दे दिया, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है? अब आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, ये मैटर नहीं करता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझते हैं। द्विघात समीकरण भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण को हल कर, अब देखो ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब द्विघात समीकरण कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ करता था? ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। अब यदि इसके इक्वल के उस साइड कुछ लगा दे, मान लो मैंने 0 लगा दिया, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो द्विघात समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। एक तो गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है। दूसरा श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। ठीक है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। मैं श्रीधराचार्य फार्मूला आपके सामने लिख देता हूं। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता था? आपने पढ़ा होगा, -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्या है? श्रीधराचार्य फार्मूला है। क्या है दोस्तों? श्रीधराचार्य फार्मूला है। इससे भी द्विघात समीकरण को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। अब तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आएगा आपके एग्जाम में, तो ये कभी भी नहीं बोलेगा कि श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करिए, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। आपको तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। क्लियर है? तो मैं आपको 2 मेथड बता दूंगा, आपको गुणनखंड विधि बता दूंगा और श्रीधराचार्य विधि बता दूंगा। ठीक है? ये 2 मेथड यदि आप सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि यदि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये कभी पूछने वाला है ही नहीं। ये कभी एमपीपीएससी पूछेगा ही नहीं कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लगाइए, गुणनखंड विधि से लगाइए, या फार्मूला मेथड यानी कि श्रीधराचार्य से लगाइए। कभी नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इस इक्वेशन के क्या निकालिए? रूट निकालिए। तो आपको रूट निकालना होगा। क्लियर? वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के हमने कितने मेथड द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के मेथड कितने सीखे? मैंने बताया गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आपसे यदि पूछ ले कि द्विघात समीकरण के बारे में बताइए कि द्विघात समीकरण क्या है और इसको कितने प्रकार से सॉल्व किए जा सकते हैं, इसकी कितनी विधियां होती हैं, तो आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसकी पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये भी बताओगे कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है, यानी 0 के फॉर्म में होता है। आप बता दोगे। क्लियर है? ये बात आप बता दोगे। फिर आगे बताओगे यदि आ जाए कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि है, नंबर 2 श्रीधराचार्य विधि है, और नंबर 3 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। हम 3 विधियों से ही हम क्या कर सकते हैं? द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि यदि आपके उसमें थ्योरी आती है, डेफिनेशन आती है, तो भी आप लिख पाओगे। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, या तो मैं यहां पे लिख देता हूं द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसमें दो तीन चीजें हैं, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, विविक्तकर, इसको समझ लेना है। विविक्तकर इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है? फार्मूला होता है, याद कर लेना इसको। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac, ये b है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4a और c। क्लियर है? ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है? फार्मूला होता है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो भी बात होगी इसकी मैं आगे डिस्कस आपके सामने करूंगा। आइए वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल अल्फा प्लस बीटा होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसके पावर में 2 लगे होते हैं उसके केवल और केवल 2 रूट्स ही होंगे, और यदि पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 जीरोज होंगे। क्लियर है? तो इसके कितने रूट होंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है? 2 ही होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है 2 होती है, इसलिए इसके रूट कितने होंगे? 2 ही होंगे। यदि क्यूबिक इक्वेशन होता तो उसके कितने रूट होते? 3 होते। यदि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता यानी कि चतुर्थघात समीकरण, तो उसके कितने रूट होते? उसके 4 रूट होते। ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के केवल और केवल 2 रूट होते हैं। क्लियर? यदि पूछ लिया जाए त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, कितने मूल होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन जिसकी पावर 3 होती है तो उसमें 3 पावर है, इसलिए 3 ही रूट होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्या है? इक्वेशन है, और इसके अल्फा और बीटा 2 रूट हैं। अल्फा और बीटा 2 रूट हैं। रूट अभी निकालना सीखेंगे। अल्फा और बीटा क्या है? 2 रूट हैं। तो यदि दोनों रूट को मैं जोड़ दूं तो रिजल्ट जो आता है वो क्या आएगा? माइनस b/a आया। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में भी पढ़ा है, माइनस b/a होता है। वहां पे क्या करते थे? सम ऑफ द जीरोज करते थे, शून्यकों का योगफल। यहाँ पे ये मूल हो जाते हैं, मूलों का योगफल। एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है, और दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस b/a आएगा। क्लियर? और यदि दोनों रूट का मल्टीप्लाई कर दूं, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इसको मेरे दोस्तों याद रखना है। इनको क्या कर रखना है? याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। आगे द्विघात समीकरणों की प्रकृति। अब मैं आपको वहां पे लिखी हुई है, हालांकि खैर मैं बता देता हूं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। ये द्विघात समीकरण है। यदि मैं डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालूं तो डिस्क्रिमिनेंट आप सभी को पता है कि सर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अभी आपने जस्ट बताया है, आपका ये जवाब होना चाहिए। तो यदि b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी हो? 0 से बड़ी हो। b² माइनस 4ac इक्वल b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। 0 से क्या हो? बड़ी हो। 0 से क्या हो? बड़े हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? विविक्तकर का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा आएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से मतलब नंबर आएंगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर है? तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट क्या होंगे? मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, विविक्तकर का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान यदि 0 से बड़ा आए यानी कि कोई पॉजिटिव पूर्णांक आए, पॉजिटिव इंटीजर्स आए, तो ऑलवेज इसके नेचर क्या होगा? प्रकृति क्या होगी? इसके मूल वास्तविक तथा असमान होंगे।
असमान होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स वास्तविक मतलब रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है? यहां पे तीन कंडीशन बन सकती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से बड़ी आ सकती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। 0 से छोटी आने का मतलब माइनस में आ जाए, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तीन ही पोजीशन बन सकती हैं, तीन ही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मान लो 0 ही आ जाए, तो मूल जो होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। क्लियर है? अब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अब 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आया मतलब माइनस में आ जाएंगे, ऋण में आ जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। मूल काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी होंगे। मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक तथा असमान, यानी कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल 20। ठीक है? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को नोट कर लोगे। फिर यहां पे मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए तो मूल वास्तविक, यहां पे गलत हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसको मिटा दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो यहां पे मूल काल्पनिक अधिकल्पित, या कि इसी को इमेजिनरी बोलते हैं। क्लियर है? और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होंगे? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला भी मैं पहले ही बता चुका था कि यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैं पहले ही ये चीजें बता चुका हूं। क्लियर? आइए आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। अब जितनी भी थ्योरी थी मैंने सारी की सारी थ्योरी आपके सामने जो डिस्कस किया है, सब कुछ बता चुका हूं। अब क्वेश्चंस अपने को समझना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हमें कैसे लिखना चाहिए कॉपी में, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। पहले ही पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके सामने दे के रखा है। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x में x क्यूब के गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट, एक्स क्यूब के बगल में क्या है ये बताना है, ज्ञात कीजिए। कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक पूछ रहा है, मतलब एक्स क्यूब के बगल में कौन सा नंबर है, जो नंबर होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो पहले हल लिखो। हल दिया है, दिया है बहुपद, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x में x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक इक्वल टू, x क्यूब के बगल में क्या है? x क्यूब के बगल में दोस्तों 5 है, तो 5 होगा, में x क्यूब का गुणांक 5 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? गुणांक के बारे में पहले ही बता चुका हूं, आप गुणांक समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है, आ सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, आ सकता है। एमपीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? टफ भी बना सकता है और हलवा टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए आइए मिटा दूं। फिर बहुपद 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 में x, यहां पे प्लस 4 है, यहां पे है प्लस 4 में x क्यूब ज्ञात कीजिए। x क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए, x क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए, x क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद लिखना है, बहुपद हल दिया है, बहुपद
बहुपद 6x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 में एक्स क्यूब का गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब के साइड में क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, 1 तो 1 होगा, 1 है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। जीरोज आपको फाइंड करना है। यहां पे देके रखा, दिया है बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये दे के रखा है। क्लियर है? तो आपको इसके क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। दिया है बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखिए। क्लियर? अब आपको इसके करना है फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्लियर है दोस्तों? क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो एक्स स्क्वायर लिखिए। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके निकालना है जीरोज यानी कि शून्य। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 12 को इस प्रकार से तोड़ो, इस 12 को इस प्रकार से तोड़ो कि इस प्रकार से फैक्टर करो, 12 के इस प्रकार से फैक्टर करो, 12 के इस प्रकार से फैक्टर करो कि उनको आपस में जोड़ दो, उन फैक्टर को आपस में जोड़ दो तो कितना आए, 7x आए। क्या आए, 7x आए। मान लो 12 के यदि मैं फैक्टर निकालो, 12 के फैक्टर निकालूं तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 12 के फैक्टर इस प्रकार से निकालिए, 12 को इस प्रकार दो टुकड़ों में तोड़ो कि उन दोनों फैक्टर को, जो दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर को आपस में जोड़ दूं, दोनों फैक्टर को आपस में जोड़ दूं तो क्या आ जाए, 7x आ जाए, और उन्हीं दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाए, अगेन 12 आ जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 और 3 जोड़ दूं, 4x प्लस 3x जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7x आएगा, और 4x और 3x का मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 और 3 का, तो 4 3 12x आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 12 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ो कि उनको आपस में जोड़ने पर, 12 को के गुणनखंड इस प्रकार से करिए कि उनको आपस में जोड़ने पर 7x आए, और उन्हीं फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाए। तो 12 को मैं तोड़ा तो 4 × 3, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है कि नहीं होता? और 4 और 3 को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो लिखा रहने दो, 7x की जगह क्या लिख दो, 4x प्लस 3x लिख दो। 4x प्लस 3x कितना होता है, 7x ही होता है, तो 7x लिखा है। ठीक है, और प्लस 12 एज इट इज लिखो। अब क्या करिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है कॉमन लेना है। तो कैसे लेना है, पहले 2 2 के बनाओ पेयर, एक पेयर ये 2 का बन गया दोस्तों, और दूसरा पेयर ये 2 का बन गया। क्लियर है? अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या चीज होती है, कॉमन जो दोनों में होता है उसको बाहर निकालना होता है, जो दोनों में होता है उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। देखो यहाँ पे देखो, इस जोड़े में यहाँ पे भी x है, 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 तो x मैंने ले लिया कॉमन, x मैंने ले लिया क्या, कॉमन। तो यहाँ पे डबल x है, x स्क्वायर है तो एक x बचेगा, यहाँ पे 4 है और x है, x मैंने निकाल लिया तो सिर्फ बचेगा क्या, 4 बचेगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। अब इसके पास आइए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और x है, यहाँ पे क्या है, 3 और 4 है। 12 किससे किससे मिलकर के बनता है, 3 × 4 से मिलकर के बनता है। तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, समझना, ये 3 × x है और यहाँ पे 3 × 4 है। तो बताइए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 मैंने बाहर निकाला है तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब x + 4 यहाँ पे भी है, x + 4 यहाँ पे भी है, तो x + 4 को ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या दोस्तों, x + 3 बचेगा, x + 3 बचेगा। क्लियर? x + 3 बचेगा। अब हमें निकालना है जीरोज, हमें निकालना है जीरोज, तो इसलिए इक्वल में क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो एक बार x + 4 = 0 करो, या एक बार x + 3 = भी क्या करो, 0 करो। क्लियर? तो x = 4 उधर जाएगा तो -4। क्लियर?
x इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो -3। क्लियर? तो इसके कितने जीरोज आ गए? इसके इस पॉलिनोमियल के इस बहुपद के 2 जीरोज आए, एक तो -4 और दूसरा -3। तो दिए गए बहुपद के शून्यक इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, क्या होंगे? -4 और क्या? -3। -4 और -3, यही क्या होंगे दोस्तों? आंसर होंगे। आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है दोस्तों? आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस प्रकार से लिखेंगे तो गारंटी मेरी कि एक भी नंबर आपकी एग्जाम में डिडक्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं काट सकता। क्लियर? चलिए आइए आगे, आप इस क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब बहुपद Px इक्वल टू x+4 के शून्यक होंगे, यहां पे भी शून्यक निकालना है। तो बहुपद क्या? हल दिया है, Px इक्वल टू x+4 है। क्लियर? तो ये तो बहुत ही आसान है। तो x+4 इक्वल टू 0 कर देना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिए गए बहुपद के शून्यक क्या होंगे? दिए गए बहुपद के शून्यक -4 है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Px इक्वल टू 3x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दिया है, वही लिखो, दिया है Px इक्वल टू 3x - 8। क्लियर है? के शून्यक निकालना है। तो 3x - 8 इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो 3x इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो -8 है तो +8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8/3, x इक्वल टू 8/3, यही क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो दिए गए बहुपद Px का शून्यक 8/3 है। 8/3 है। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो आइए, यहां पे क्या देके रखा है? यदि x इक्वल टू 2 है तब बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल Px इक्वल टू 4x² + 5x - 3 का मान ज्ञात कीजिए। इफ यदि हल जब x इक्वल टू 2 तब Px इक्वल टू 4x² + 5x - 3 + 5x - 3। ठीक है? तो x इक्वल टू क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 रख दो, तो x की जगह 2 रखिए। 2 रखेंगे तो 4, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। क्लियर? +5, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 आएगा, -3। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो P2 इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? 5 × 2, 5 2 10 आएगा, -3 आएगा। क्लियर? तो P2 की वैल्यू आप आसानी से निकाल लिए। 4 चौको 16 + 10 -3, सॉल्व कर लो। तो P2 इक्वल टू 16 10 26, 26 - 3 करेंगे तो 23 आंसर होगा। तो ये आ गया, P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में
आ रही होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, लाइक भी वीडियो को करेंगे। क्लियर है? आपका लाइक करने में और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, लेकिन यदि आपको जैसा भी लगे, सही लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एग्ज़ाम जो है बिल्कुल एकदम पास में है, बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे मेहनत करना है, आपको पूरा सिलेबस करवाना है कि आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर पाएँ। ठीक है, आइए। बहुपद 6ab माइनस 4a² माइनस 8b² एवं 4a² माइनस 11ab प्लस 7b² का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? अंतर निकालना, अंतर निकालना है। ठीक है, तो बहुपद 6ab माइनस 4a² माइनस 8b² एवं 4a² माइनस 11ab प्लस 7b² का अंतर। ठीक है, अब मैं अंतर करता हूं। आपको क्या करना है? 6ab लिखना है तो लिख दो, 6ab लिखा है, माइनस 4a² लिखा है तो लिख दो, माइनस 8b² लिखा है तो लिख दो। अंतर निकालना है, इसमें से किसको माइनस करना है? माइनस करना है किसको? इसको। 4a² माइनस 11ab, अंतर का मतलब डिफरेंस ही होता है, अंतर मतलब माइनस करना है, ab प्लस 7b²। क्लियर है? तो आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 6ab माइनस 4a² माइनस 8b²। क्लियर है दोस्तों? आप ब्रैकेट को हटाना है, लेकिन सारे साइन चेंज करो। ये माइनस का मल्टीप्लाई 4a² में होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। क्लियर है? इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस 11ab में होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 11ab हो जाएगा। क्लियर है? इस माइनस का मल्टीप्लाई 7b² में होगा तो माइनस प्लस माइनस 7b² हो जाएगा। क्लियर है? ब्रैकेट लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो अब हटा दीजिए। ब्रैकेट लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना तो हटा दीजिए। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, आप पहले माइनस 4a² वाले को लिख लो, माइनस 4a² लिख लिया। क्लियर है? अब b² वाले को देखो, माइनस का 8b² है, माइनस का 7b² है, तो 8b² माइनस का 7b², 8 7 15b², माइनस का 15b² हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 6ab है, यहाँ पे दोस्तों क्या है? 6ab। देखो एक चीज़ और देखना था, मैंने कुछ छोड़ दिया है। ये माइनस का 4a² है, यहाँ पे माइनस का 4a² है, तो माइनस का 8a² हो जाएगा। क्लियर? माइनस का 8b² माइनस का 7b², तो 8 7 15, माइनस का 15b² हो जाएगा। क्लियर है? 15b है दोस्तों, इच्छा 6 नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे 6ab है और यहाँ पे 11ab है, तो 11 6 17, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 17ab होगा, 17ab होगा। क्लियर है? ये आंसर होगा, यही अंतर होगा। आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।